तो एनसीएफ 2005 हमारा चल रहा है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में से 1% 100% आएगा। अब आपको तय करना है कि कैसे आप उस पर्सन को ले पाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आ जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी आपने फोकस कर लिया। तीसरा जो अध्याय है वो पाठ्यक्रम की बात करता है, वो टीचिंग मेथड में भी आपके काम आएगा। अमूमन टीचिंग मेथड का ही पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ताकि टीचिंग मेथड में भी आपको फ़ायदा हो जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों ने, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एक व्यापक फ़ायदा मिले। ठीक है, तो तीसरा अध्याय जो है वो पाठ्यक्रम की बात करता है कि पाठ्यक्रम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कैसा होना चाहिए, शांति शिक्षा की बात करता है, काम व्यवसायिक शिक्षा की बात करता है, कला शिक्षा की बात करता है और भाषा शिक्षा की बात करता है। इनके ऊपर तीसरा अध्याय मूल रूप से है। देखिए, तीसरे अध्याय में पाठ्यचर्या, सबसे पहला बिंदु इसी पे आता है, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या की बात करता है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो ऐसे अनुभव उपलब्ध करवाए जिनसे विवेक की क्षमता बढ़े। यानी पाठ्यचर्या की बात करता है तीसरा अध्याय। तो पाठ्यचर्या ऐसी हो जिसमें बच्चा रटे नहीं, बच्चा उसमें विवेक शक्ति का विकास हो, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका मिले, यानी उसके माध्यम से केवल वो किताबी ज्ञान नहीं प्राप्त करे, दुनिया को जानन भी पाए। वो सौंदर्य बोध का विकास हो, कलात्मक, सौंदर्य बोध मतलब यहां कलात्मकता का विकास हो, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता भी हो। ऐसा नहीं है कि वो भावना विहीन बन जाए, वो दूसरों के दुख दर्द को भी समझ पाए, ये भी पाठ्यक्रम का हिस्सा हो, सेंसिटिव बने। वो ज्ञान को संगठित रूप में प्रस्तुत करने की उसमें योग्यता का विकास हो, अलग अलग विषयों से प्राप्त ज्ञान का वो सामान्यीकरण कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और आत्मनिर्भरता, यानी गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य था उसको शामिल किया है कि शिक्षा ऐसी नहीं हो कि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगार रहे, वो खुद का भी अपना एक काम कर पाए। यदि उसको सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है तो आत्मनिर्भरता व काम की शिक्षा हो। पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, विवेक बढ़ाए, तार्किक शक्ति को बढ़ाए, विभिन्न विषयों के माध्यम से सब विषयों के कोरिलेशन को वो समझ पाए, उनके मध्य अंतः क्रिया कर पाए। जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी दीवारें एकदम से इतनी छोटी कर दो, ये कहता है पाठ्य पुस्तकों की दीवारें इतनी छोटी कर दो कि ये नहीं हो कि गणित वाला विज्ञान नहीं पढ़ सकता, विज्ञान वाला हिस्ट्री नहीं जान सकता, हिस्ट्री वाला नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ सकता। सब विषयों की दीवारों को छोटा कर दो कि आपस में कोरिलेटेड हो जाए और बच्चा सबको जान पाए। ये यहाँ की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। तो संवेदनशीलता बढ़े, ज्ञान को संगठित रूप में प्रस्तुत करे और आत्मनिर्भरता व काम की शिक्षा मिले। एनसीएफ 2005 बालक की बुनियादी क्षमता। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि एनसीएफ 2005 में बुनियादी क्षमता कौन सी बताई गई हैं, पूछा नहीं गया है कि नॉर्मली मैं चर्चा कर रहा हूं कि पूछ ले तो क्या दिमाग में आना चाहिए। तो बुनियादी क्षमता का मतलब क्या होता है, बुनियादी क्षमता में भाषा मार्ग को माना गया है, संबंध बनाना व उनको कायम रखने को माना गया है। यानी बुनियादी क्षमता एनसीएफ 2005 में क्या बताई गई है कि भाषा बच्चे की बुनियादी योग्यता है। संबंध, रिलेशन स्थापित करना, बना तो लिया दोस्त, लेकिन उस दोस्ती को कायम कैसा रखा ये भी समझ उसमें डेवलप हो। कार्य व क्रिया संबंधी क्षमता, यानी कार्य और क्रिया दोनों में संबंध स्थापित कर पाए, कार्य और परिणाम में संबंध स्थापित कर पाए, शारीरिक समन्वय कौशल का उसमें विकास हो। ये तीन बुनियादी क्षमताएं हैं। तो भाषा पहली होगी, दूसरी संबंध बनाना व कायम रखना होगी और तीसरी कार्य और क्रिया में संबंध स्थापित करना, जिसमें शारीरिक समन्वय आ गया और स्किल डेवलपमेंट आ गया। ये तीन बुनियादी क्षमताएं बच्चे की बताई गई हैं एनसीएफ 2005 के तीसरे अध्याय में। आगे देखिए आप, पाठ्यचर्या में व्यवहारिक ज्ञान। पाठ्यचर्या में किस विषयों की बात की गई है, तो पाठ्यचर्या में व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान मतलब उसके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आगे उसके काम आ सके। वो खाब घर का कोई काम है और अपने को छोटी सी चीज़ के लिए बुलाना कि साहब लाइट का बल्ब लगाना है, लाइट का ये वायर खराब हो गया तो बुला के लाओ, ऐसी नौबत ही क्यों आए। बच्चे को शिक्षा में हम ऐसी योग्यता, उसमें कौशल डेवलपमेंट करें कि वो छोटी छोटी चीज़ें अपने घर की समस्याओं का, अपने व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का वो समाधान कर पाए। व्यवहारिक जीवन की योग्यता होती है साहब। तो व्यवहारिक ज्ञान जैसे कला का विकास हो, काष्ठ कला, ठीक है, शिल्प कला, मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कलाओं में जैसे दृश्य कला, ठीक है ना, मौखिक योग्यता, मौखिक परंपराओं को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाए। जो लोक कलाएं हमारी, स्थानीय ज्ञान व रिवाजों को स्कूली ज्ञान से जोड़ा जाए। हमारी जो लोक कलाएं हैं, हमारी जो लोक गाथाएं, हमारी जो लोक नाट्य कला है, हमारी जो चित्रकला है, वो भी पाठ्यचर्या का हिस्सा बननी चाहिए। शिल्प कलाएं जितनी भी हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने की हो, चाहे वो काष्ठ कला की हो, ठीक है, चाहे मकान बनाने की हो, ये सब चीज़ें भी पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए, ताकि व्यक्ति जीवन में जब बेरोजगारी महसूस करे तो इन चीज़ों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सके और उसमें तनाव नहीं हो। तो पाठ्यचर्या में व्यवहारिक ज्ञान शामिल होना चाहिए। स्थानीय परिवेश का भी समावेश हो, जिसमें भौतिक परिवेश, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को शामिल किया जाए। बच्चों को इनसे प्रेरित भी किया जाए कि भौतिक परिस्थिति क्या है, आप जहां रह रहे हैं वो परिवेश क्या बोलता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उस परिवेश में क्या अंतर क्या है, पठारी और मैदानी प्रदेश के बच्चों में क्या अंतर है, ठीक है। समाज क्या है, समाज की संरचना क्या है, समाज के कर्तव्य क्या है, समाज की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, समाज के नियम क्या हैं, परंपराएं क्या हैं,
हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा, हमारी परंपराएं क्या हैं, इन सब का बच्चे को पाठ्यचर्या के माध्यम से ज्ञान मिले, ये भी पाठ्यचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। आगे देखिए, थोड़ा सा फास्ट लिस्ट ले रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे होगा नहीं, फिर इसमें ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है, फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी और ये नहीं पढ़नी है। पूर्व प्राथमिक स्तर से प्राथमिक स्तर पे पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान हो, याद रखना, ठीक है। यानी पाठ्यचर्या में दो चीजें अवश्य हो और वो हर स्तर पे, यानी 8वीं तक आपकी होनी चाहिए, ठीक है, 5वीं तक, पूर्व प्राथमिक स्तर से प्राथमिक तक, यानी पहली से लेकर 5वीं तक दो चीजें जरूर होनी चाहिए। कौन सी? एक तो भाषा का बच्चे को ज्ञान दिया जाए और एक गणित का, और निश्चित रूप से हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है दोनों ही, गणित और भाषा, तो ये दोनों मूल रूप से होने चाहिए। पूछ सकता है प्रश्न, कल्पनाशीलता व प्रश्न करने की प्रवृत्ति पे बल दे, बच्चा क्रिएटिव कार्य करे, गतिविधि आधारित कार्य करे, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और जिज्ञासा प्रवृत्ति का उसमें विकास हो, ऐसे भी पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक यथार्थ, सामाजिक यथार्थ का मतलब क्या है? समाज में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाई भी होती हैं। मृत्यु भोज एक बुराई है, पर्दा प्रथा एक बुराई है, दहेज प्रथा एक बुराई है, तो उसको पता चले कि बेटा ये बुराई क्यों है और अच्छा ही हमारे समाज की कौन सी है, बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, ठीक है, ये जो बुनियादी है वो चीजें भी समझिए बच्चा। परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो उसमें, ठीक है ना, गलत चीजों को स्वीकार नहीं करे, अच्छी चीजों को बढ़ाए, ये चीजें हम उसमें डेवलप करें इस पाठ्यचर्या के माध्यम से, कि हमारी जो बुनियादी चीजें थी, अच्छी चीजें थी, उनको आगे बढ़ाता जाए, और जो गलत चीजें हैं, चाहे मृत्यु भोज प्रथा हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे दहेज हो, चाहे बाल विवाह हो, इनके खिलाफ वो बोले भी कि ये गलत है चीज, ठीक है। नेक्स्ट, ये तीसरा अध्याय, तो तीसरे अध्याय में स्पेशली तीसरे अध्याय में और भी है, चौथा अध्याय नहीं है, तीसरा ही है, याद रखना, ये तीसरा ही अध्याय चल रहा है, चौथा अध्याय नहीं, याद रखना, चौथे और पांचवें की मैं अलग से बताऊंगा। तीसरे अध्याय में अपने पाठ्यक्रम में कौन से सुझाव दिए गए वो देखिए आप। पाठ्यक्रम में ये आपके टीचिंग मेथड में काम आएगा, ठीक है ना, ये आपके कहाँ काम आएगा? टीचिंग मेथड में, ठीक है। इस भी एनसीएफ 2005 पे साइकोलॉजी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, तो मैं टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बता रहा हूँ कि विषय आधारित कुछ सुझाव दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तीसरे अध्याय में, अध्याय कौन सा चल रहा है? ये तीसरा ही अध्याय चल रहा है, याद रखना, तीसरा ही अध्याय चल रहा है। इसमें कौन सुझाव दिए गए हैं? पहला गणित, ठीक है, गणित, इस विषय का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो चिंतन तर्क अमूर्त संकल्पना, चिंतन तर्क अमूर्त संकल्पना, ठीक है, इस विषय का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जिसमें बच्चे में चिंतन की योग्यता हो, सोचे हर चीज का, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, ये हो तो ऐसे कैसे हो, तार्किक योग्यता का उसमें विकास हो, ठीक है। तो गणित विषय का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? चिंतन पर आधारित, तार्किक योग्यता पर आधारित, अमूर्त संकल्पना, प्रमेय वगैरह ये जो हल करते हैं, समस्या को सूत्रबद्ध करने व समाधान में मदद करने की योग्यता का विकास, अर्थपूर्ण व प्रासंगिक गणित पे बल, गणित में सफलता प्रत्येक बालक का अधिकार हो, गणित का अन्य विषयों से सहसंबंध बताया जाना चाहिए। यानी गणित की पाठ्यक्रम में या गणित के उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके मेथड में आ सकता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वाले बच्चे जो साइंस मैथ्स वाले हैं, याद रखना कि पाठ्यक्रम कैसा होना? चिंतन आधारित होना चाहिए, तार्किक योग्यता आधारित होना चाहिए, अमूर्त संकल्पना आधारित होना चाहिए, समस्या को सूत्रबद्ध करके उसका समाधान करने की योग्यता बच्चे में डेवलपमेंट हो, अर्थपूर्ण हो, प्रासंगिक गणित पे बल दिया जाए, ठीक है, वर्तमान में क्या उपयोगी, गणित का कौन सा स्वरूप उपयोगी है वो जरूरी है बच्चे को जानना। गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे का अधिकार होना चाहिए, नहीं गणित बहुत जरूरी है कि बच्चे को आए, वो अधिकार माना जाना चाहिए उसका, और गणित का अन्य विषयों के साथ कोरिलेशन भी होना चाहिए कि साहब वो मानविकी विषय में कहाँ उपयोगी हो सकता है, वो विज्ञान से कैसे संबंध हो सकता है, ये भी बच्चे को बताया जाना चाहिए। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पे गणित का क्या, गणित में क्या क्या चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, सब मेथड वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, याद रखना। गणित ये खेल शामिल हो, क्या शामिल हो? गणित ये खेल, ठीक है ना, बहुत आजकल खिलौने भी आते हैं ऐसे, ठीक है, पहेलियां शामिल की जाएं, संख्या व आंकड़ों की समझ वाले खेल हों, और गणनात्मक कौशल, जो काउंटिंग वगैरह करना, पहाड़े बोलना है, ये सब चीज़ें उसमें, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, डिवाइडेशन करना है, वो सब चीज़ें उसमें प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए। गणितीय खेल हो, पहेलियां शामिल हो, संख्या संबंधी ज्ञान, आंकड़ों संबंधी, डाटा संबंधी एनालिसिस और कैलकुलेशन संबंधी चीज़ों की ज्ञान प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में आंकड़ों का उपयोग कैसे किया जाए ये बता जाना चाहिए, उनकी प्रस्तुति कैसे की जाए, उनकी व्याख्या वो बच्चा कैसे करे, बीजगणित व अमूर्त धारणाओं का विकास कहाँ सिखा जाना चाहिए। मान लो पूछ ले कि उच्च प्राथमिक स्तर पे गणित के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ये चीजें शामिल होनी चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। और माध्यमिक स्तर पे रेखागणित, सिद्धांतों का ज्ञान, समस्या समाधान सिद्ध करना, मतलब जो प्रमेय हल करने वगैरह जो आपकी होती है ना, वो सब चीज़ों का ज्ञान कहाँ दिया जाना चाहिए? माध्यमिक स्तर पर। तो ये तो आपको इतना उपयोगी नहीं है, बट ये दोनों आपके रेट के अकॉर्डिंग उपयोगी है, याद रखना गणित में।
अब गणित के बाद अपन बात करेंगे विज्ञान शिक्षण में क्या होना चाहिए। तो विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार देखिए, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य स्वरूप ऐसा हो जिसमें बालक को प्रतिदिन के अनुभवों की जांच करने, कि मैं प्रतिदिन क्या सीख रहा हूं उसकी जांच मैं खुद करूं, वह विश्लेषण में सक्षम बनाने की योग्यता का विकास होना चाहिए, पर्यावरण पे बल दिया जाना चाहिए, अन्वेषण खोज करने की प्रवृत्ति बढ़े, इसकी सहायता से गरीबी, अज्ञान व अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। यानी कि विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रतिदिन के जो अनुभव है उसकी जांच करने की योग्यता बच्चे में डेवलप हो, ठीक है, विश्लेषण करे बच्चा, समस्याओं को टुकड़ों में बांटे, उनको जोड़े भी, ठीक है, पर्यावरण मुख्य बिंदु होना चाहिए विज्ञान के शिक्षण का, अन्वेषण की प्रवृत्ति बच्चे में जागृत हो, खोज करने की प्रवृत्ति बच्चे में जागृत हो, और इनकी सहायता से बच्चा, विज्ञान की सहायता से बच्चा समाज में जो व्याप्त गरीबी है, पिछड़ापन है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, उन चीज़ों को वो इस विज्ञान के शिक्षण से कैसे दूर कर पाए, ऐसी उसकी समझ डेवलप की जानी चाहिए। अब अलग अलग स्तर पे क्या क्या होना चाहिए विज्ञान शिक्षण में देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पे क्या पढ़ाएंगे विज्ञान शिक्षण में, प्राथमिक स्तर पे विज्ञान शिक्षण में आप पढ़ाओगे परिवेश, हमारा समाज क्या है, आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में जानकारी, पर्यावरण की बेसिक जानकारियां दी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पे 1 से 5 तक। उच्च प्राथमिक स्तर पे विज्ञान के सिद्धांत जो हैं, ठीक है ना, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, चाहे वो आर्किमिडीज का दिया गया है, जो न्यूटन के दिए गए हैं, मॉडल कैसे बनाया जाए, ठीक है, प्रदर्शन द्वारा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, प्रजनन की जो प्रक्रियाएं हैं, यौन स्वास्थ्य वगैरह, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी यौन स्वास्थ्य वगैरह जो भी आपके हैं क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर की, उनके बारे में बच्चे को परिचय दिया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पे विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या हो, प्राथमिक स्तर पे विज्ञान का पाठ्यक्रम, ये दोनों तो आपको याद रखने हैं। माध्यमिक स्तर वाला आपको याद नहीं रखना है। उन्नत तकनीकी, पर्यावरण मुद्दे, विश्लेषण, स्थानीय महत्व की परियोजना संबंधी, ये माध्यमिक स्तर यानी सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है। ये विज्ञान का हो गया। और तीसरा है सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम। तो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें क्या क्या शामिल होगा याद रखना। बाकी तो मैंने किताब में 1 से 12 तक का पूरा डाल भी रखा कि 1 से 2 में कौन सी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, 2 से 4 में, वो भी आप यदि मेथड के अकॉर्डिंग बड़ा उपयोगी है वो आपके काम आ सकता है, देखना वो पेज भी है। यानी उन्हीं मनोविज्ञान को तो आपको देखना ही देखना है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम, सामाजिक मूल्यों का विकास, ये एसएसटी वाले बच्चे केवल इसको देखेंगे, गणित विज्ञान को छोड़ देना, उनको नहीं पढ़ना है गणित विज्ञान वाला। सामाजिक वंचित वर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। सामाजिक वंचित वर्गों के प्रति जो दुर्बल हैं, अशक्त हैं, आदिवासी हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, उनके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास हो। जल पानी के मुद्दों पर समाकलन पर बल, लिंग समानता की बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशीलता का दृष्टिकोण, सजगता का विकास, अतीत के गौरव और नागरिक अस्मिता पे सृजनात्मकता का विकास हो। हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर रही है, ऐतिहासिक जो हमारी विरासत रही है, हमारी जो ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं, उनके ऊपर गौरव कैसे विकास हो। नागरिक अस्मिता, लोकतांत्रिक जो हमारी चीज़ें हैं, सृजनात्मकता, सौंदर्य परक वह विवेचनात्मकता को बढ़ावा देवे। नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में बदला जाए, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यों के प्रति आलोचना दृष्टिकोण, सामाजिक वर्गों के प्रति एक संवेदनशीलता का दृष्टिकोण का विकास, ये एसएसटी का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में बदला जाए, ये प्रश्न आया हुआ है एसएसटी में। नागरिक एनसीईआरटी 2005 नागरिक शास्त्र के स्थान पे किसकी वकालत करता है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो राजनीति शास्त्र की वकालत करता है। प्राथमिक स्तर पे एसएसटी में क्या होना चाहिए, तो 1 से 2 में प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, प्रकृति और सामाजिक वातावरण दोनों को जोड़ के बच्चों को बताओ आप, तो 1 से 2 में। 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन, 3 से 5 में किसके देंगे अपन, पर्यावरण अध्ययन, संरक्षण, दैनिक अनुरूप व स्थानीय परिवेश की जानकारी देंगे, ठीक है, किसमें, कक्षा 3 से 5 के स्तर पे। तो आप देख सकते हैं अभी तक आया नहीं ऐसा प्रश्न, लेकिन मेथड में आ सकता है आपके। 3 से 5 के बाद 6 से 8 में आप बच्चे को सामाजिक ज्ञान में क्या पढ़ाओगे, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ठीक है ना, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान में किन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पे, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को उच्च प्राथमिक स्तर पे पढ़ाना, 4 विषयों की किन की वकालत करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक स्तर में समाजशास्त्र का विज्ञान, यानी माध्यमिक सेकेंडरी लेवल पे समाजशास्त्र, तो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आओ तो ये पूछ ले कि कौन से 5 विषय शामिल किए गए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, और आपके पूछ लेगा इतिहास, भूगोल, राजनीति, तो आपको याद रखना है उच्च प्राथमिक स्तर पे समाजशास्त्र नहीं है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का अध्ययन बच्चे को करवाया जाना चाहिए।
अन्य विषयों में पाठ्यचर्या में जो बात की गई है, तो मुख्य विषय 3 की हमने चर्चा की है। अन्य विषयों में किसकी चर्चा की गई है, तो देख सकते हैं आप, काम शिक्षा है। काम को मैंने पहले भी कहा कि काम बहुत बल दिया गया है, काम शिक्षा वही व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जाए, जिसमें उसको बुनियादी क्षमताओं का उसमें विकास हो, व्यावसायिक शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। कला, नृत्य, गायन, ये जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं उन सब का। पारंपरिक दस्तकारी, शारीरिक शिक्षा व शांति शिक्षा। आप शांति शिक्षा के बारे शांति शिक्षा मतलब यहाँ लिया गया है कि उसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा विकसित हो, वो हिंसा का विरोध करना सीखे। हिंसा गलत है समाज के लिए, ठीक है, हिंसा को चुनौती के रूप में ले। और यहाँ शांति शिक्षा का एक मतलब ये भी लिया गया है कि महिलाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण का विकास, जो पिछड़े दुर्बल आदिवासी वर्ग हैं उनके प्रति उदार दृष्टिकोण का विकास, ये भी शांति शिक्षा का मतलब होता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। शांति शिक्षा का मतलब है मूल्यों में विश्वास, नैतिकता का विकास, हिंसा का विरोध, महिलाओं आदिवासियों के प्रति उदार दृष्टिकोण का विकास, ये शांति शिक्षा है, इंपॉर्टेंट है। कला में गायन, नृत्य कला, दस्तकला व नाटक की शिक्षा दी जानी चाहिए। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद व मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। मिड डे मील जानते हैं ना, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत हुई थी, ठीक है, आप याद रखना। तो मिड डे मील का भी समर्थन करता है, शारीरिक शिक्षा की बात करता है, कला शिक्षा की बात करता है, काम शिक्षा की बात करता है, शांति शिक्षा की बात करता है। ये पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण। शांति शिक्षा में पहले भी चर्चा कर लिया, मैंने दोबारा देख लें शांति शिक्षा पे। शांति शिक्षा में हिंसा को दूर करते हुए सामाजिक संस्कार पर बल, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था महिलाओं के प्रति, तो ये शांति शिक्षा में आएगा, देखना। सहन शक्ति का विकास, न्यायप्रियता व सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास, ये सब चीज़ें किस में आ जाएगा, ये शांति शिक्षा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये शांति शिक्षा में आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। सामाजिक संस्कारों का, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास। समय सारणी में लचीलेपन पे बल दिया जाता है कि समय सारणी में लचीलापन होना चाहिए। पढ़ाते समय कितना अंतराल हो, मनोवैज्ञानिक तरीके से दिया जाना चाहिए। ये परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन, ये 5वें अध्याय में भी दी गई चर्चा, यहाँ भी की गई। 5वें अध्याय का मूल पाठ है कि परीक्षा प्रणाली में, तो मैं वहाँ बात कर सकता हूँ। ये वैसे 4थे अध्याय का है, समय सारणी वाला 4था अध्याय है, याद रखना, ठीक है। और जो परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन पे बलपूर्वक बल, बोर्ड परीक्षा को हतोत्साहित, पूर्व बोर्ड परीक्षा को हतोत्साहित करना, और बोर्ड परीक्षा को भी। एक तो प्री बोर्ड का ये 5वें अध्याय का पाठ है। ये जो बिंदु है कौन से पाठ का है, 5वां जो अध्याय है अपना, जिसको बोलते हैं अपन व्यवस्थागत सुधार। 4थे अध्याय को अपन बोलते हैं विद्यालय व कक्षा का वातावरण, ठीक है। तो ये समय सारणी वाला 4थे अध्याय का पाठ है। और ये परीक्षा वाला जो है ना, परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन जो है उस पर बल दिया जाना चाहिए। आंतरिक मतलब रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और पूर्व प्री बोर्ड एग्जाम भी को भी आलोचना करता है, और बोर्ड एग्जाम भी अनिवार्य नहीं, उनमें लचीलापन लाया जाए। 10वीं की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो, इनकी चर्चा करता है। प्रश्न पत्र तर्क व रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसमें बच्चे विश्लेषण की योग्यता का विकास हो। सीधे प्रश्न नहीं पूछें, वस्तुनिष्ठता आधारित प्रश्न, वस्तुपरकता वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएं। तो प्रश्न पत्रों का निर्माण ऐसे किया जाना चाहिए। 5वें अध्याय में बात करता है परीक्षा प्रणाली की, ये व्यवस्थागत सुधार है। समय सारणी वाला 4थे अध्याय का पाठ है, और ऊपर जो पाठ्यक्रम चर्चा की वो 3रे अध्याय का पाठ है। ये एक साथ इन्होंने शामिल नहीं किया, इस वजह से ऐसे हो रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा की हमने चर्चा कर ली, ये अपना सेकंड टॉपिक का अध्याय का हिस्सा था, लेकिन मुख्य चीज़ें हैं इसलिए इनको सार रूप में देख सकते हैं कि बालक के अनुभव, शारीरिक विकास की पहली सर चर्चा हमने कर ली। सार्थक अधिगम की चर्चा हमने कर ली। कक्षा में समावेशी माहौल की चर्चा हमने कर ली। उदार पाठ्यचर्या मैंने चर्चा कर ली। उदार पाठ्यचर्या मतलब सभी के लिए सुलभ हुई। स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछताछ व करके सीखना, ये याद रखना कि किन विधियों की चर्चा करता है। ये 2रे अध्याय का पाठ है वैसे, लेकिन ये यहाँ पे दोबारा समरी के रूप में डाला गया है। पूछताछ विधि की चर्चा की गई है। पूछताछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करके सीखना, अन्वेषण, खुद खोज करे, वाद विवाद के प्रयोग के बल पे चर्चा की गई है। सीखने के लिए प्रारंभिक स्तर पे भाषा व गणित के भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, दोबारा एक बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीखने में अंतः क्रिया पे बल, गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल खेल में पढ़ाई पे बल, ये 4थे अध्याय का पाठ है। ये जो विशेषता है, ये सीखने में अंतः क्रिया पर बल, ठीक है। गतिविधि आधारित अधिगम, गतिविधि आधारित मतलब गतिविधि आधारित अधिगम किया जाना चाहिए। 4थे पाठ अध्याय में याद रखना, ये 4था अध्याय, ठीक है ना। ये कौन सा अध्याय है, 4था अध्याय है, याद रखना। और इसमें इंटरेक्शन होना चाहिए और 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मेरे से आपकी तरफ, आपसे मेरी तरफ, ठीक है। और गतिविधि आधारित हम सर गतिविधियां जो हों उसमें सक्षम बच्चे भी होने चाहिए और जो विकलांग बच्चे हैं वो भी शामिल किए जाने चाहिए। ये सीखने की अनिवार्य शर्त मानी गई है कि दोनों ही प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाए। सीखने की क्या है, अनिवार्य शर्त है गतिविधि आधारित अधिगम, जिसमें सक्षम बच्चे भी हों, असक्षम बच्चे भी हों। खेल खेल में पढ़ाई पर बल दिया जाना चाहिए। ये 4थे अध्याय का बिंदु है, याद रखना, ठीक है ना।
बहुभाषी कक्षा शिक्षण पे बल, ठीक है। बहुभाषी कक्षा शिक्षण में बल, ये तीसरे अध्याय में बात की गई है। जो भाषा के विचार हैं, भाषा संबंधी विचार हैं, वो तीसरे अध्याय में है। और भाषा संबंधी विचार में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है, ठीक है ना। तो मातृभाषा, विदेशी भाषा, 3 भाषा के शिक्षण की वकालत की गई है। याद रखना कि पूछ ले कि भाषा शिक्षण, वैसे तो अध्यायवार प्रश्न पूछता नहीं है, फिर भी याद रखना ये चौथे अध्याय का पाठ है। इन्होंने गलती से, मतलब ये अरेंज सही नहीं हुआ इनका। तो आप याद रखना भाषा की बात की गई, वो तीसरे अध्याय में बात की गई। और भाषा में एक ही चीज़ याद रखना, एक तो बहुभाषा की बात करता है। बहुभाषा का मतलब क्या है, अलग अलग भाषा के बच्चे हैं तो उनका आदर किया जाना चाहिए, उनको हतोत्साहित मत करो, ठीक है। ये जरूरी है कि एक मराठी बोलता है, एक राजस्थानी बोलता है, एक हिंदी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, उनको बढ़ाइए आप, उनकी भाषा की विविधता को सम्मान किया जाना चाहिए। तो बहुभाषा की बात करता है, सबको अपनी भाषा बोलने का, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, तो मातृभाषा की वकालत करता है। बहुभाषा की बात करता है। त्रिभाषा फार्मूला, त्रिभाषा का मतलब था एक तो मातृभाषा, जिस आप जहाँ की जो लोकल भाषा वो बोल रहे हो, दूसरी आप राष्ट्रीय भाषा वो हिंदी संस्कृत हो सकती है, और तीसरी एक विदेशी भाषा। तो त्रिभाषा फार्मूले की बात की गई है। कौन कौन सी, एक मातृभाषा, एक हिंदी संस्कृत जो राष्ट्रीय भाषा है, और एक विदेशी भाषा है। इन त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है। बहुभाषा संस्कृति को विकसित किया जाना चाहिए। और ये शास्त्रीय भाषाओं की भी वकालत करता है कि जो क्लासिकल हमारे लैंग्वेजेज हैं, जो भी रही हैं, चाहे उर्दू है, संस्कृत है, इन सब का भी विकास किया जाना चाहिए। भाषा कौशल में इसने बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखने पर बल दिया गया। तो भाषा कौशल में किसकी बात की गई है, बोलने पर, सुनने पर, पढ़ना और लिखने की जो है वकालत की गई है। तो ये तीसरे अध्याय में है। ये जो भाषा वाला पार्ट है वो कौन से अध्याय में था, तीसरा जो अध्याय है ना पाठ्यचर्या वाला, उसमें इस बात की चर्चा की गई है। ऊपर वाला अंतः क्रिया वाला और ये गतिविधि वाला चौथे अध्याय में। आगे देखिए साहब आप, त्रिभाषा फार्मूला में घरेलू भाषा हो गई, मातृभाषा हो गई, हिंदी संस्कृत विदेशी अंग्रेजी भाषा हो गई, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है, ये याद रखना, घरेलू भाषा, हिंदी संस्कृत भाषा, विदेशी अंग्रेजी और शास्त्रीय भाषा की वकालत की गई है। आत्मनिर्भरता का विकास, उत्पादक कार्य की शिक्षा, काम आधारित दक्षता, ठीक है, याद रखना, उत्पादक कार्य की शिक्षा, काम आधारित दक्षता शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा व नवाचारों पे बल दिया गया है, ठीक है। तो ये भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आत्मनिर्भरता वाला भी तीसरे अध्याय का ये पाठ है। ये पूरा पाठ जो है वो कौन सा अध्याय में आएगा, तीसरे अध्याय में आएगा। बाकी चर्चा मैंने पहले ही कर ली, आपको इतना याद रखना है, त्रिभाषा फार्मूले की वकालत करता है। चौथे अध्याय में क्या शामिल किया गया, तीसरे अध्याय में पाठ्यक्रम हो गया। चौथे अध्याय में क्या है कि विद्यालय व कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। चौथे अध्याय में क्या है, विद्यालय व कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय व कक्षा के वातावरण की जब हम बात करते हैं तो विद्यालय और कक्षा के वातावरण में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। विद्यालय कक्षा के वातावरण में नॉर्मली आपको बता दूं, कुछ भी नहीं है, चौथा अध्याय में समरी बता रहा हूं मैं आपको एक प्रकार से। विद्यालय और कक्षा के वातावरण में एक तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है। कौन से, स्व अनुशासन कि अनुशासन में कहीं दंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है। दूसरी बात की गई है समय सारणी में लचीलापन, ठीक है ना, समय सारणी व विद्यालय योजना में लचीलापन, चाहे वो अध्यापक योजना हो चाहे विद्यालय योजना हो, इनमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। इसमें समय समय अनुसार चेंज कर सको, इसकी बात की गई है। तीसरा, इसमें गतिविधि सीखने की आवश्यक शर्त है, और इस गतिविधि में सक्षम बच्चे हों चाहे असक्षम बच्चे हों, दोनों को शामिल किया जाए। सक्षम और असक्षम दोनों बच्चों को गतिविधियां में शामिल किया जाए, गतिविधि पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। चौथा, अंतः क्रिया की ये बात करता है। किसकी बात करता है, अंतः क्रिया की बात करता है। अंतः क्रिया किसके मध्य होनी चाहिए, शिक्षक और छात्र के मध्य प्रत्यक्ष होनी चाहिए, और उसमें दोनों तरफ से होनी चाहिए, याद रखना, और उसमें दोनों तरफ से हो, ठीक है, दोनों तरफ से हो। और एक याद रखना, सूचना तकनीकी का भी प्रयोग हो, ठीक है ना, जैसे अभी अपन ऑनलाइन कर रहे हैं तो सूचना तकनीकी का भी प्रयोग होना चाहिए। प्रोजेक्टर के माध्यम से अपन बताएं, स्लाइड के माध्यम से पढ़ाएं, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से अपन पढ़ाएं, कोई मूवी देखा के पढ़ाएं, तो उसका प्रयोग भी हो। तो अंतः क्रिया की बात की गई है। पांचवी ये कहता है कि सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, सामुदायिक भागीदारी, ठीक है, कि समाज जो संस्कृति है उसको भी विद्यालय और क्लास के वातावरण से हम जोड़े जाएं। ये प्रमुख सुझाव थे चौथे अध्याय के। स्वानुशासन की बात, समय सारणी, लचीलापन, विद्यालय योजना, गतिविधि में सक्षम असक्षम, अंतः क्रिया दोनों तरफ से होनी चाहिए, समुदाय की इसमें बड़ी व्यापक भागीदारी हो, और एक पुस्तकालय की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है, पुस्तकालय, कि पुस्तकालय एक ऐसा माध्यम हो जो विद्यालय और समाज और बच्चे तीनों को आपस में जोड़े। किसको जोड़े, पुस्तकालय, विद्यालय को भी जोड़े, यानी बालक भी इसमें शामिल हो, बालक को विद्यालय व समाज दोनों से जोड़े, ठीक है, यानी विद्यालय व समाज दोनों से जोड़े, ये होना चाहिए
पुस्तकालय। और पुस्तकालय में बच्चे को पुस्तकें स्वयं चुनने दो, ये नहीं कि बच्चे आप पुस्तकें दे रहे हो कि बेटा यही पढ़नी है, तो खुद चुने, वो खुद समाज को जाने, खुद शिक्षा को जाने। तो पुस्तकालय के लिए प्रति सप्ताह एक कालांश होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से विद्यालय कक्षा के वातावरण में लचीलापन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, भय व दंड नहीं होना चाहिए, गतिविधि आधारित अधिगम हो जिसमें सभी बच्चे शामिल हो, अंत्य क्रिया युक्त हो जिसमें सूचना तकनीकी का प्रयोग हो, सामुदायिक भागीदारी हो। पुस्तकालय की बात की गई है। ये हमारा कौन सा है? चौथा अध्याय। और अपन बात करें 5वें अध्याय की, एक प्रकार से 5वां जो अध्याय है, अंतिम जो अध्याय की मैं चर्चा कर रहा हूँ, 5वें अध्याय की यदि मैं बात करूँ तो 5वें अध्याय में स्पेशली जो है वो व्यवस्थागत सुधार दिए गए हैं। व्यवस्थागत, ठीक है ना, व्यवस्थागत सुधार मतलब बड़े बदलावों की चर्चा की गई है। तो बड़े बदलाव में एक तो इन्होंने कहा है कि समान स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? समान स्कूल व्यवस्था, ठीक है, कि समान स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए। या बदलाव अलग अलग स्कूलें जो हैं वो गलत है, एक समान जैसी स्कूलें हों। दूसरी इन्होंने जो चर्चा की है वो बात की है कि पाठ्यचर्या जो हो उसमें विविधता हो, ठीक है ना, पाठ्यचर्या में क्या हो? विविधता हो, विविधता हो, पाठ्य पुस्तकों में विविधता हो। और पाठ्यचर्या के निर्माण में एनजीओ को भी शामिल किया जाए, शिक्षक जो संगठन हैं उनको भी शामिल किया जाए, और जो सामाजिक समूह हैं उनको भी माना जाए, उनके सुझाव भी क्रिएट किए जाएं। वो पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए, इसकी बात की गई है। तीसरी इसमें कहा गया है कि जो शिक्षण प्रशिक्षण है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग, शिक्षण प्रशिक्षण जो सुधार हैं उनकी चर्चा की गई कि शिक्षण प्रशिक्षण क्या होना चाहिए। तो शिक्षण प्रशिक्षण में कहा कि इन्होंने व्यापक सुधार की जरूरत है, समग्रता के युक्त होने चाहिए, ये बड़ी अवधि के होने चाहिए, और इनमें शिक्षकों को ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएं ताकि उनमें मानवीय मूल्यों का विकास हो, उनमें बच्चों के प्रति उदार दृष्टिकोण का विकास हो, वो बच्चों की भावनाओं को समझ सकें, ठीक है। तो उसमें सब चीज़ें शामिल की जाएं, मानव मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, लचीलापन, ये सब चीज़ें उसमें उदार चीज़ें उनको बताई जाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों का उन्हें विकास किया जाए। तो शिक्षण प्रशिक्षण की अवधि लंबी हो और उनको बहुत लोकतांत्रिक बनाया जाए, उनमें बच्चों के प्रति सेंसिटिव बनाया जाए। टीचरों को शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार की बात की गई है, लंबी अवधि के होने चाहिए। मूल्यांकन के ऊपर बहुत सुझाव दिए गए हैं, और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी मूल्यांकन वाला ही है कि 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, बच्चा दे तो दे, नहीं तो नहीं दे, ठीक है। परीक्षा में बच्चे को फेल करने वाला सिस्टम गलत है। एक बच्चे के फेल होने का मतलब होता है विद्यालय की असफलता। बहुत बारे प्रश्न आ गए, एक बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य क्या है? शिक्षक की सफलता, पाठ्यक्रम की सफलता, विद्यालय की असफलता करना। ये प्रश्न सीटेट में बहुत बार आया, एक विद्यालय बालक फेल होता है इसका मतलब संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई, संपूर्ण विद्यालय फेल हो गया, ठीक है। और सतत व्यापक मूल्यांकन शिष्य की बात करता है, शिष्य बहुत बार प्रश्न आ गया, शिष्य की बात करता है। रचनात्मक मूल्यांकन की बात करता है, 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा की बात करता है, ओपन बुक खुली पुस्तक परीक्षा, ठीक है। सामूहिक परीक्षाओं की बात करता है, ठीक है। वाद विवाद की बात करता है। तो ये प्रश्न पत्र ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चा खुल के अपनी राय दे सके, वो पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होने चाहिए। ये सब व्यवस्थागत सुधार। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 हो एनसीएफ 2005 के अनुसार, 30:1, 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। 200 दिन कार्य दिवस होने चाहिए, इसकी बात की गई है। एक गृह कार्य का सुझाव दिया गया है कि पहली से दूसरी तक कोई गृह कार्य होना ही नहीं चाहिए, 2 क्लास हो तो गृह कार्य 2 ही मत। तो ये बहुत सारे सुझाव ये 5वें अध्याय में दिए गए हैं। तो ये एक प्रकार से एनसीएफ 2005 आपके सामने था, बहुत डिटेल में मैंने करवाया है। मुझे लगता है कि हर चीज़ मैंने करवाने की कोशिश की है, फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जरूर देखना। कुछ चीज़ें अपन और देख रहे हैं इसमें जो सार रूप में है एक प्रकार से। आकलन मूल्यांकन में मैंने चर्चा कर ली है, 5वें अध्याय में था, और 5वें अध्याय में इसमें क्या क्या देखना आपको देख लेना। सतत व्यापक मूल्यांकन की चर्चा की, सीसी की इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक आकलन होना चाहिए, यानी कि वो कहता है कि पास फेल की व्यवस्था बंद करो, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, पास फेल नहीं होना चाहिए। रचनात्मक गतिविधि आधारित मूल्यांकन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। खुली पुस्तक परीक्षा हो, खुली पुस्तक परीक्षा याद रखना, शिक्षा के स्थान में परीक्षा होनी चाहिए। स्व आकलन, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करना सीखे। निदानात्मक आकलन, कारणों का पता लगाकर, आजकल जो चल रहा रिमेडियल टीचिंग। लचीलेपन पे बल, कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक वैकल्पिक होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं हो। बोर्ड की प्री बोर्ड का भी विरोध किया गया है और 10वीं बोर्ड की परीक्षा को ऐच्छिक बनाने का समर्थन किया गया है। अन्य स्तर पर कक्षा की बोर्ड परीक्षा भी ना हो। प्री बोर्ड और अन्य बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए भी कहा गया कि इनको बच्चों पर दबाव बढ़ता है, बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, उसका बड़ा रीजन है। तो 10वीं 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करे, निदानात्मक मूल्यांकन हो, रचनात्मक मूल्यांकन हो, ठीक है। लगातार फॉर्मेटिव असेसमेंट जो शिष्य है वो किया जाए, ठीक है। पास फेल की व्यवस्था को बंद किया जाए, ग्रेडिंग सिस्टम हो जिसमें फेल कोई नहीं हो, ठीक है ना। एक बालक के फेल होने का मतलब है पूरे विद्यालय की असफलता, ये बात की गई है।
शिक्षक शिक्षा बहुअनुशासनात्मक हो, शिक्षक शिक्षा का समेकित मॉडल विकसित हो, ज्ञान निर्माण में शिक्षक उत्प्रेरक हो, उत्प्रेरक की भूमिका हो, याद रखना। ये चर्चा मैंने पहले भी कर ली थी, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। उत्प्रेरक हो, याद रखना, सहयोग करता हो। लोकतंत्र सहभागिता के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती में बल दिया जाए, सब 5वें अध्याय में चर्चा की गई है। समान स्कूल व्यवस्था विकसित हो, ये 5वें अध्याय में चर्चा की गई है। मतलब पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ये सब अलग अलग नहीं होने चाहिए, सब एक जैसे ही होने चाहिए। ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों की साझेदारी हो, शिक्षा में दो तरफ संवाद हो, ये चर्चा हमने कर ली थी। दोबारा एक सार रूप में है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। दो तरफा संवाद हो, याद रखना, एक तरफा नहीं होना चाहिए। विकेंद्रीकृत योजना, ठीक है ना, यानी शिक्षा को निचले ढांचे तक सबको शामिल किया जाए, शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण में, प्रश्न पत्र निर्माण में, जिसमें सामाजिक समूह भी हो, समुदाय भी हो, सबकी भागीदारी, नीचे तक सबकी भागीदारी हो, तो विकेंद्रीकृत योजना की बात करता है। सीखने के लिए सीखना, यानी सीखने का मतलब होता है, ये स्कूल व्याख्याता में आया था, इंपॉर्टेंट है, जो सीखा है उसको छोड़ के नया कुछ सीखना, उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता। नवीन परिस्थितियों के प्रति लचीले और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पे जोर डालने की आवश्यकता है। नई परिस्थितियां आ गई, जैसे आज आईसीटी आ गया, आज ऑनलाइन क्लासेज आ गए, तो इनके प्रति आपको लचीलापन रुख अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इनको भी पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा। आज कंप्यूटर को अपने शिक्षा का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ये चीज़ें जरूरी हैं। पुराना जो आपने पकड़ के बैठे उसको छोड़ दो, कुछ नया भी सीखो, ये सीखने के लिए सीखने की अवधारणा है। ये महत्वपूर्ण सार रूप में जो हैं चीज़ें वो बता रहा हूँ। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होगी, जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया सहायक की भूमिका निभाएगा, ये याद रखना। ये भी चर्चा हमने कर ली थी, सुगमकर्ता की भूमिका, सहयोगकर्ता की भूमिका और उत्प्रेरक की भूमिका। एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान का निर्माण करना है, ये भी हमने चर्चा कर ली थी। अन्य प्रमुख विशेषताएं ये हो गई, ठीक है। अन्य प्रमुख विशेषता में देख सकते हैं आप, शिक्षक भूमिका सुगम करता, हमने चर्चा कर रही है भी, दोबारा एक बार सार रूप में हो जाएगा, दोबारा रिवीजन टाइप हो जाएगा आपका, ठीक है। वह जिसमें ज्ञान का स्रोता नहीं अपितु सूचना के अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में सहायक हो, बच्चे को इस रूप में बने, खुद ज्ञान का निर्माण करे वो। शिक्षा को गरीबी, शोषण, लिंग भेद मुक्त करने वाली प्रक्रिया माना गया है, कि ऐसा नहीं हो कि शिक्षा में भेदभाव हो, लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव करे, गरीबी अमीरी के आधार पर भेदभाव करे। सार रूप में चीजें हैं, हल्का देखना इनको। सीखना अपने आप में एक सक्रिय गतिविधि है। यहाँ शिक्षण सूत्रों की बात की गई है। प्रश्न पूछ सकता है कि सीखने में कौन शिक्षण सूत्र होने चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, और स्थानिक से वैश्विक। स्थानिक से वैश्विक मतलब, मान लो भारत की विरासत पढ़ा रहे तो सबसे पहले जयपुर के निवासी तो जयपुर से शुरुआत करेंगे, शेखावाटी के निवासी तो शेखावाटी से शुरुआत करेंगे, फिर विश्व की ओर जाओगे आप, ठीक है। सीखने की उचित गति होनी चाहिए। इसमें बच्चों के दिमाग को रौंदने वाला नहीं होना चाहिए कि बड़ा बढ़ कर दिया आपने, खूब सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। एक धीरे धीरे आराम से बच्चे को सिखाओ, ऐसा नहीं कि आप जन्मते ही बच्चे के ऊपर रौंदना शुरू कर दो। तो एक गति बहुत उचित होनी चाहिए। आगे देखें, सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, सूचना अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, ये चीज़ याद रखना। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंटली आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, ठीक है, कि सूचना अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, तो केवल उसको सूचना को ज्ञान का एक स्रोत नहीं माने, इसके द्वारा बच्चा एक नवीन ज्ञान का निर्माण करे, ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। स्कूल में पढ़ाई तब तक आनंददायक नहीं हो सकती जब तक वह बच्चों के प्रति हम अपना ये नजरिया न बदलें कि वे मात्र ज्ञान लेने वाले हैं। बच्चे को केवल ज्ञान के ग्रहण करता नहीं माने, बच्चे को ज्ञान का निर्माण करता भी माने। ये दृष्टिकोण हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। कौन कहता है? एनसीएफ 2005। उसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में मोटे पाठ्यक्रम और मोटी किताबें, यानी ये सार हैं जो लास्ट में मैंने किताब में डाल रखा, वो चीज़ें। मोटे पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। ये जो पुराने बड़े बड़े बैग हैं, ये कहता है ये बोझ हैं, इसको कम करो। एनसीएफ 2005 के बाद किताबें बहुत कम हो गई, पाठ्यक्रम बहुत छोटा हुआ है। इन्हें बनाने और लिखने वाले इस धारणा से प्रेरित हैं कि दुनिया में ज्ञान का विस्फोट हुआ। ये मैं भी कह रहा हूँ, यूट्यूब आने के बाद भी तो ये हो रहा है कि बहुत सारा हम प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा कम पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा देर सर ने छोट पढ़ा दिया। रीजन ये हो जाता है, वरना इस एनसीएफ 2005 को अपन 30 मिनट में भी पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन वही चीज़ें आपको लगे कि नहीं सर नहीं आए, तो इसलिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आज दुनिया जो मोटी पाठ्यक्रम बता रहे हैं, मोटी किताबें बता रहे हैं, वो मान रहे हैं ज्ञान का विस्फोट हुआ। और वर्तमान परीक्षा प्रणाली भी देखो, वैसे देखो तो ऐसी है, आज उन्हीं से प्रश्न आ रहा है, छोटी छोटी किताबों से प्रश्न ही नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं एनसीएफ 2005 इसका क्या करता है? विरोध करता है। आगे देखिए, लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा वह मानव अधिकार हमारे सामाजिक मूल्य हैं। इन्हें उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर बच्चों के मन में बोने की आवश्यकता है। कि मैं कहूं कि आपको राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना है, समानता को समझना है, स्वतंत्रता को समझना, नहीं।
वातावरण ऐसा प्रदान कर दो कि ये मूल्य उसके जीवन मस्तिष्क का आधार बन जाए, वो इनको करके देखे, सीखे। ठीक है, तो वातावरण बदलने की आवश्यकता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चे के अनुभव, ये हमने चर्चा पहले कर ली थी। बच्चों के लिए तनाव प्रबंधन कोर्स, बड़ी बात कही है कि वर्तमान में जो बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है उसके लिए स्कूलों में क्या है कि साइकोलॉजिकली तनाव प्रबंधन कोर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स चलाए जाने चाहिए। तो तनाव प्रबंधन कोर्स चलाने की जगह प्रधानाध्यापक और प्रबंधकों को पाठ्यक्रम को तनाव मुक्त करने व अभिभावकों को यह सुझाव देने की आवश्यकता है कि बच्चों के स्कूल के बाहर जो जीवन है उसे तनाव मुक्त करें। यानी बच्चों में डिप्रेशन, ये कहता है कि कोर्स के बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि पाठ्यक्रम को तनाव मुक्त बना दो। टीचर और अध्यापक, प्रिंसिपल का दायित्व बने कि बच्चों के जीवन में इतनी रोचकता ला दें कि वो तनाव उनके जीवन का हिस्सा नहीं बने। स्कूलों में सभी प्रकार के शारीरिक दंडों को रोकने की आवश्यकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, मनोवैज्ञानिक चीज बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, गृह कार्य में स्कूल के कार्य के अतिरिक्त अन्य तरह की गतिविधियां भी होनी चाहिए, यानी समाज से जोड़िए गृह कार्य में। केवल स्कूल का गृह कार्य नहीं होना चाहिए, उसमें आप अलग से अन्य गतिविधियां, समाज में से कोई सामाजिक बुराई है उसको लेकर आप प्रोजेक्ट कार्य दे दिया आपने, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि केवल उसमें इस क्लास का ही होमवर्क नहीं होना चाहिए, किताब का ही होमवर्क नहीं होना चाहिए। बाल अधिकारों की सुरक्षा व सुलभता की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों के अधिकार क्या हैं ये उनसे परिचय भी करवाया जाए और उनके अधिकारों का शोषण नहीं हो, उनकी रक्षा की जाए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। बच्चों में सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है उत्तम शारीरिक विकास, ये मैंने चर्चा कर ली थी, अभी इसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। कहानी, कविता, गीत और नाटक हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनके माध्यम से बच्चे व्याकरण भी आसानी से सीख सकते हैं। उबाऊ ढंग से व्याकरण सीखने के नियम बताने से बचा जाए। ठीक है, तो कहानी, कविता, गीत और नाटक को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। सामान्य चीज़ें हैं। हमें कक्षाओं में एक बहुभाषी वातावरण बनाना होगा। प्राथमिक स्तर पे हिंदी के साथ साथ स्थानीय भाषा व भारतीय भाषाओं का मिलाप उपयोगी होगा और माध्यमिक कक्षाओं में किसी विदेशी भाषा का याद रखना। ठीक है ना, प्राथमिक स्तर पे कौन सी भाषाएं लेनी है आपको, हिंदी के साथ साथ स्थानीय भाषा व भारतीय भाषाओं का मिलाप, और माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी या किसी विदेशी भाषा का आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो केवल तथ्यात्मक जानकारी न देके इंटरेक्शन करवाएं। ऐसी पुस्तकों का समर्थन एनसीएफ 2005 करता है, छोड़ भी सकते हैं आप इसको। विद्यालय में सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन करने को दिया जाना चाहिए। खुद पुस्तकें चुने, पुस्तकालय अध्ययन की भी चर्चा कर ली थी मैंने। बच्चे ऐसी पुस्तक चुने जिसमें स्वयं शिक्षक पुस्तक ना बांटे, ठीक है ना, खुद चुने। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पे सुन, समझ और पढ़कर नोट्स तैयार करने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। उनमें पाठ्य पुस्तक और कुंजी में नकल की प्रवृत्ति उत्साहित हो, यानी जो आप BA BEd करा बढ़े तक आप कुंजी ले आओ, 1 वीक सीरीज ले आवा, तो ये 1 वीक सीरीज की अवधारणा को खत्म किया जाना चाहिए। बच्चे की खुद की एक समझ क्रिएट हो, बच्चा समझे पाठ्य वस्तु को, उस पाठ्य वस्तु के आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। और पत्र लेखन और निबंध लेखन की घिसी पिटी गतिविधियों पर रोक लगाकर शिक्षा में कल्पना और मौलिकता का समावेश होना चाहिए। मतलब पॉजिटिविटी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। कल्पना और मौलिकता को महत्वपूर्ण जगह दी जानी चाहिए। सामाजिक न्याय शांति शिक्षा का महत्वपूर्ण अवयव है। समानता और सामाजिक न्याय जिसमें गरीब, वंचित और शोषितों का उत्पीड़न न होने पे जोर देना, वही चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी वही सेम रिपीट हो रही हैं, बस ये महत्वपूर्ण चीज़ें एक बार लास्ट में रिपीट हो रही हैं, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मानव अधिकार शांति का अवधारणा केंद्रीय अधिकार है। अगर लोगों के अधिकारों का हनन होता तो शांति का वातावरण नहीं बना रह सकता। मानव अधिकारों का आधार गैर भेदभावपूर्ण भाव और क्षमता जो समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने की दिशा में काम करती है। मतलब ये लाइन ये कह रही है कि मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और मानव अधिकारों का ज्ञान बच्चों को भी दिया जाए और समाज में भी इनका प्रचार प्रसार किया जाए। तो मानव अधिकारों की बात करता है। बच्चे फेल नहीं होते केवल स्कूल की, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बच्चे फेल नहीं होते, वो किसकी असफलता को व्यक्त करते हैं, वो स्कूल की असफलता को व्यक्त करते हैं। कि एक बच्चे के फेल होने का मतलब है पूरी विद्यालय व्यवस्था असफल हुई है। सीटेट का बहुत फेवरेट प्रश्न। आगे देखिए, विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है, उसे समाप्त करना चाहिए। यानी विकलांगता किसकी अवधारणा है, समाज निर्मित के। विकलांग कोई होता ही नहीं, बच्चा विकलांग है तो हम उसको बार बार एहसास करवाते हैं, इसलिए वो अपने आप को कमजोर मानता है। इस धारणा को खत्म करने की आवश्यकता है कि वो कुछ भी कर सकता है, हम उसे इतना मोटिवेट करें। तो विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसे समाप्त करना चाहिए। विद्यालयों को ऐसा केंद्र बनाया जाना चाहिए जिसमें जहां बच्चों की जीवन की तैयारी करवाई जाए, मतलब वो मोटिवेट हों। सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे, खासकर शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चे और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फायदा मिले। यानी जो कमजोर कड़ी के बच्चे हैं, चाहे विकलांग हैं, चाहे वो गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये हम क्या करें, प्रयास करें। उसके बाद देखिए आप
आरंभिक वर्षों में भाषा के 3 कौशल, कौन कौन से 3 कौशलों का विकास किया जाना चाहिए? तो आरंभिक स्तर पे 3 कौशल का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। बोलने का, सुनने का और पढ़ने के अभ्यास पे बल दिया जाना चाहिए। बाद में लेखन कौशल को, तो 4 कौशल हैं, लेकिन शुरुआती 3 कौशल कौन से हैं? बोलना, सुनना और पढ़ना। और बाद में कौन सा कौशल की बात की है? लेखन कौशल की। कंप्यूटर और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का आधुनिक समाज को गढ़ने में अत्यधिक महत्व है। हमें ऐसी शिक्षित जनता चाहिए जो समाज और मनुष्य जाति की बेहतरी के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करे। यानी कंप्यूटर और आधुनिक जो तकनीकी है वो भी जरूरी है, लेकिन उसका ऐसा समावेश किया जाना चाहिए कि वो विनाश के लिए नहीं, अपितु सृजनात्मकता के लिए उसका प्रयोग हो। तो इसको भी उपेक्षित ना करके इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। काफी बड़ा हो गया इस टॉपिक शायद मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इसके बाद आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उद्देश्य यही था। छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम में आए भौतिक स्थलों का अवलोकन करवाएं। चौथे अध्याय में कहा गया है कि जो मान लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध आ गया तो हल्दी घाटी आप केवल बताएं नहीं, कोशिश ये करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध को बच्चों को दिखा के लाएं, इससे बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अवलोकन करवाया जाए आए हुए स्थानों का। शिक्षा के दिनों में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। 200 दिन जरूर होना चाहिए, कम से कम हो, बच्चों को सीखने का मौका मिले एक सत्र में। और स्कूल में बिताया गया, स्कूली शिक्षा में बिताया गया समय किसी भी हालत में 6 घंटे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 3 घंटे, है ना, प्री प्राइमरी में 3 घंटे और प्राथमिक उच्च प्राथमिक के 6 घंटे हो, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, कोई विशेष बात नहीं है। उसके बाद ये आया हुआ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है देखना, गृह कार्य वाला 3rd ग्रेड में भी आ चुका, सीटेट में भी आ चुका है, इसको देखना। प्राथमिक कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं, यानी पहली और दूसरी क्लास में टाबर ने होमवर्क मत दो, नहीं दिया जाना चाहिए, टाबर परेशान हो जाए बेचारू। पहली दूसरी क्लास में होमवर्क दे दिया, मामा होमवर्क करना है, और बेचारा स्कूल से आते ही पहली टेंशन उसको होमवर्क की होती है। तो पहली और दूसरी क्लास में कोई होमवर्क मत दो, उसको क्लास में जो सीख गया वो ठीक है। और कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे, 3 से 5 तक 2 घंटे, यानी तीसरी, चौथी और 5वीं प्रति सप्ताह 2 घंटे, शनिवार ने 2 घंटा को होमवर्क दे दियो, संडे कर लेगो, कोई बोझ नहीं है, गृह का देना चाहिए। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक में 1 घंटा प्रतिदिन 1 घंटे होमवर्क होना चाहिए, 6ठी से लेकर 8वीं में। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 2 घंटा, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक था याद उन कर लूँ। उच्च प्राथमिक में प्रतिदिन 1 घंटे, 3 से 5 प्रति सप्ताह 2 घंटे, और पहली से दूसरी तक कोई होमवर्क नहीं। इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, धारणा इंपॉर्टेंट थी। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट जो 1993 में थी, उसमें क्या सुझाव दिए गए थे? इस विषय के जरिए बच्चों में सामाजिक दशाओं के समझ विश्लेषण की योग्यता पैदा करने की सिफारिश की गई, तथ्यों को रटना बंद करने को कहा गया है शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट में, याद रखना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ें चर्चा कर चुका हूँ मैं, याद रखना, ये चर्चा मैं कर चुका हूँ। 10वीं 12वीं के अंत में होने वाली परीक्षा की विधि बदलने का सुझाव दिया गया है, मतलब इनको ऐच्छिक बनाने का सुझाव दिया गया है। मापन मूल्यांकन संबंधी सुझाव है, शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट में दिया गया था। 10वीं 12वीं की परीक्षा क्या होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए, इसकी बात इसने की है, ठीक है। 10वीं 12वीं की परीक्षा क्या होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। मूल्यांकन के बहुविध रूप होने चाहिए। परीक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परीक्षा ही पर्याप्त नहीं है। मूल्यांकन परीक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वह बच्चों में स्व लिखित यानी स्व मूल्यांकन से हटकर व्याख्या, विश्लेषण और समस्या समाधान जैसी उच्चतर क्षमताओं का विकास करे। खुद बच्चा समस्याओं का समाधान करे, अपने आकलन के माध्यम से विश्लेषण की योग्यता का उसमें विकास हो। ऐसे प्रश्न पत्र होने चाहिए, ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए। 10वीं 12वीं परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। CC सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई थी। विद्यार्थियों को अधिकतम अपनी अभिरुचि के अनुसार विषयों के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर विषय को अपने अकॉर्डिंग चुने। जितने ज़्यादा विषय पढ़ेगा उतना ही उसका ब्रॉड माइंड बनेगा। ऐसा नहीं कि साइंस वाले बच्चों को भी आर्ट्स के विषय पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बात कहता है। हालांकि प्रत्येक स्कूल में सभी विषयों का उपलब्ध होना संभव नहीं हो सकता, लेकिन NCF 2005 इसकी बात करता है। खुली पुस्तक परीक्षा का सुझाव दिया गया है। ओपन पुस्तक बच्चा देख देख के करो चाहे, क्योंकि पर्सन आजकल NCERT बुक्स ऐसे आ रही हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन CC की बात की गई है। एक समतामूलक और शांतिमूलक समाज का ज्ञान आधार तैयार करने में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा मददगार हो सकती है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या सामग्री की हमने चर्चा पहले कर ली थी। तो ये एक प्रकार से NCF 2005 आपका यहाँ पे पूरा होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में लगभग 5 से 7 मॉडल पेपर ऐसे तैयार करूँगा। उन 5 से 7 मॉडल पेपरों के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन इन चीज़ों का हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल, जिस पे जो चीज़ें आपकी समस्याएं हैं उन बच्चों को, उन समस्याओं को मैं समाधान करने की कोशिश करूँ उस चैनल के माध्यम से। जल्दी ही ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। धन्यवाद।